हेलो बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने काश्तकारी सुधार व्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे थे। काश्तकारी सुधार व्यवस्था में सरकार का सबसे पहले यह उद्देश्य रहा कि जो काश्तकारों से वसूल किया जाने वाला लगान है उसको नियमित किया जाए, उसकी जो दरें हैं उसको कम किया जाए। आज़ादी के बाद सरकार का यह प्रयास कर रहा कि जो भू राजस्व की दरें हैं वो व्यापक रूप से उनको घटाया जाए और जो किराएदार किसान हैं उनके लगान को नियमित करने का प्रयास किया जाए। इसी के तहत प्रथम पंचवर्षीय योजना में बच्चों ये अनुशंसा की गई कि जो अधिकतम लगान है उत्पादन का 20 या 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सरकार ने स्वतंत्रता के बाद काश्तकारी सुधार के प्रयास तो कई किए और जो नए काश्तकारी कानून थे, काश्तकारों को भूमि से बेदखली रोकने के लिए उनकी कई कानून बनाए गए, जिन कानूनों के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। किसान को पहला उद्देश्य यह था कि किसान को कृषि भूमि से मनमाने तरीके से बेदखल नहीं किया जा सकता और यदि हटाया जाए तो उसको कानूनी रूप से हो। यदि भूस्वामी को भूमि लौटाई जाती है तो केवल भूस्वामी के खुद काश्त के अंतर्गत ही वो शामिल हो। तीसरा था इसमें कि भूस्वामी को भूमि लौटाने की स्थिति में काश्तकार के पास भी कुछ भूमि छोड़ी जाएगी, लेकिन इस व्यवस्था में भी एक लचीलापन यह रहा कि भूस्वामियों को खुद काश्त के लिए भूमि वापस लेने का अधिकार देने से काश्तकारों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई, क्योंकि भूस्वामी खुद काश्त के बहाने किसी भी किसान को भूमि से बेदखल कर सकता था। अतः कुछ कमियों को दूर करने के उद्देश्य से चौथे पंचवर्षीय योजना में सुझाव दिया गया कि किसान स्वेच्छा से जिस भूमि को छोड़ेगा उस पर भूस्वामी का अधिकार न होकर किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा, और सरकार का यह अधिकार रहेगा कि वह उसको अपनी इच्छा से अन्य काश्तकारों को सौंप सकती है। इस सुझाव को गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, केरल, कर्नाटक सरकारों ने स्वीकार किया और अभी भी यह कानून कुछ प्रशासनिक उदासीनताओं के कारण प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका है और किसान भी लिखित दस्तावेजों की कमी, भूमि रिकॉर्डों के अभाव के कारण अपनी स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं ला पाए हैं। तीसरा जो प्रयास हुआ बच्चों भूमि सुधार के अंतर्गत वो था जोतों की सीमाबंदी करना। जिस समय भारत में जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का अंत किया जा रहा था, उस समय खुदकाश्त किसान अथवा जो पूर्व भूस्वामी था कितनी कृषि भूमि अपनी जोतों के अंतर्गत रख सकेंगे, इस बात का निर्धारण नहीं किया गया। जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था ने हालांकि सामंतवाद व्यवस्था को कुछ हद तक कम किया, लेकिन फिर भी जो भूस्वामी थे, सामंत थे पूर्व, उन्होंने क्या किया कि खुदकाश्त के बहाने जो भारी कृषि भूमि थी उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो सरकार ने यह प्रयास किया कि सीमाबंदी या हदबंदी के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। क्योंकि किसान जमींदार वर्ग क्या करता था कि कृषि भूमि पर अधिकार तो कर लेता था लेकिन उस पर कृषि कार्य नहीं करता था। अतः लेकिन जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उसमें कृषि भूमि की मांग निरंतर बढ़ी हुई थी, क्योंकि जनसंख्या का दबाव था, उद्योगों के विकास के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। अतः जोतों की सीमाबंदी का कानून बनाना अब सरकार को आवश्यक लगने लगा, क्योंकि कृषि भूमि का चंद हाथों में केंद्रीकरण की संभावना भी निरंतर बढ़ती जा रही थी। इसके अतिरिक्त कुछ और ऐसे कई कारण थे जिससे जोतों की सीमाबंदी करना जरूरी होने लगा और इसी के तहत प्रयास हुए, लेकिन 1950 से 1960 के मध्य सरकार को इन कार्यों में कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई। सीलिंग जो सीमाबंदी का प्रश्न था भूमि का, उसको लेकर जो भूमिधारक वर्ग था, बड़ा छोटा दोनों ही, उनमें असंतोष की भावना जागृत होने लगी। धनी किसान को जो धनी किसान वर्ग था उसको ये डर लगने लगा कि उसकी जोतों को भी पर ये कानून लग सकता है। लेकिन
जो सत्तारूढ़ कांग्रेस दल था उसमें भी इस कानून को लेकर या इस प्रश्न को लेकर भारी मतभेद की स्थिति थी। अतः कुल मिलाकर जो कृषि भूमि की सीमाबंदी की योजना थी उसको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी जो नागपुर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें प्रस्ताव पारित किया गया। उसमें कहा गया कि भूमि सुधारों संबंधी अनिश्चितता हटाने के लिए और किसान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए और वर्तमान और भविष्य की भू संपत्तियों पर जो सीमाबंदी है उसको लागू किया जाना चाहिए और इस दिशा में सरकार को प्रयास भी करने चाहिए। ऐसे कानून जो थे वो लगभग 1959 तक बन जाने चाहिए। अतः इस बात को स्वीकार करते हुए जून 1960 तक अधिकांश राज्यों में कृषि भूमि हदबंदी कानून को पास किया गया, लेकिन उसकी क्रियान्विति में काफ़ी कठिनाई आई, क्योंकि कृषि भूमि जब हदबंदी कानून बनाया गया तो उसको जब कार्यान्वित किया गया तो यह स्पष्ट किया गया कि इनसे लघु और मध्यम जो जोतें हैं वो प्रभावित नहीं होंगी, क्योंकि इन कानूनों के अंतर्गत सिंचित भूमि की सीमा प्रति किसान 15 से 30 एकड़ और असिंचित भूमि 80 से 100 एकड़ के लगभग रखी गई थी। यह सीमा सरकार ने इतनी अधिक रखी कि हैदराबाद और बंगाल जो प्रांत थे उनमें कोई भी अधिशेष भूमि प्राप्त हो ही नहीं पाई सरकार को। भूस्वामियों ने भी जब इन कमियों को देखा तो उन्होंने भी फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और वर्ष 1960 तक लगभग 23 लाख एकड़ भूमि को ही हदबंदी के अंतर्गत या सीमाबंदी के अंतर्गत शामिल किया जा सका। बाद में 1971 में केंद्रीय भूमि सुधार समिति के सुझावों के आधार पर कुछ और भी बातें कही गई, लेकिन फिर भी प्रयास तो बहुत हुए इस दिशा में, लेकिन विशेष सफलताएं नहीं मिली। दिसंबर 1999 तक केवल 29.8 लाख हेक्टेयर भूमि को अधिशेष भूमि घोषित किया जा सका, जो कि कृषि भूमि हदबंदी के मापदंडों के अनुकूल था। इस तरह से हम देखें तो जहाँ तक जोतों की सीमाबंदी का प्रश्न है, कई समस्याओं के कारण इसकी प्रगति जो है वो निराशाजनक रही है। अगला जो प्रयास था वो था चकबंदी करना। चकबंदी का अर्थ है कि जो विभिन्न कारणों से जब भूमि छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है तो उसको सम्मिलित करके किसी एक ही स्थान पर खेती करना, उसको हम कहते हैं चकबंदी का काम। तो भूमि सुधार की दिशा में जोतों की चकबंदी एक महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि सरकार के प्रयासों से कुछ हद तक किसानों को भूस्वामित्व का अधिकार तो मिल गया बच्चों, लेकिन अभी भी क्या हुआ कि समय के साथ धीरे धीरे कई कारणों से भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने की परंपरा प्रारंभ हो गई, जिससे जोतों के विखंडन के कारण किसानों को लाभ की जगह हानि होने लगी और पूर्ण उत्पादन प्राप्त नहीं हो सका। अब हम देखेंगे कि जोतों का जो विभाजन था या विखंडन था वो किन किन कारणों से हुआ। तो उनमें सबसे पहले ये है उत्तराधिकार कानून, कि जब किसी की मृत्यु होती है तो वो अपने बेटों में बराबर बराबर भागों में अपनी भूमि बांटता है। तो उसमें क्या होता है कि जो संयुक्त भूमि है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है और उससे उतना उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सका जितना कि एक बड़े कृषि क्षेत्र से संभव होता है। दूसरा था कि भूमि पर जनसंख्या के भार में वृद्धि। तीसरा है संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन। तो इस विघटन से जमीन के बंटवारे की प्रवृत्ति भी बढ़ी है और जोतों का विखंडन हुआ है। दूसरा है महाजनों और सूदखोरों की भूमिका, जिन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कृषि क्षेत्र को कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा। इसके अलावा बटाई प्रथा और निजी संपत्ति का अधिकार, ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण भारत में जोतों का विखंडन हुआ। और इसके परिणाम यह हुए कि सबसे पहले तो भूमि का अपव्यय हुआ, कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में बच जाने से उनमें मेड़ लगाई जाती है, बाड़ लगाई जाती है प्रवेश को रोकने के लिए पशुओं के, तो उससे भी 3 से 5% जो भूमि थी वो व्यर्थ हो जाती है। इस तरह से भूमि का अपव्यय होता है। दूसरा, भू राजस्व वसूल करने में कठिनाई, कृषि कार्य करने में कठिनाई, कृषि विधियों के सुधार में अवरोध,
कृषि के क्षेत्र में जो सुधार हैं वो पूर्णतः इस तरह की भूमि में संभव नहीं हो पाते। निम्न उत्पादकता, अर्ध बेरोजगारी, गरीबी में वृद्धि और आपसी विवाद या मतभेद की स्थिति भी जोतों को विखंडन के कारण